30,000 लोग जो चित्तौड़ के किले में रहते थे, जो जिनका युद्ध से लेना देना नहीं था, आम जनमानस था, 30,000 लोगों को अकबर ने मरवा दिया और उनके सिरों की मीनार बनवाई थी। जैसा कि हम देखते हैं कि तैमूर के समय से ऐसा किया जाता था कि लोगों को मार के उनकी सिर से मीनार बनवा दी जाती थी, जिहाद घोषित किया जाता था। ये सारे काम अकबर ने करवाए थे। उसके अलावा हमें ये देखने को मिलता है कि कुछ जगहों पे इसका उल्लेख है कि जयमल और फत्ता की बहादुरी से इतना ज्यादा प्रसन्न हुआ था और उनके मरने पे इतना ज्यादा दुखी हुआ था अकबर कि आगरा के किले के सामने उसने दरवाजे पे जयमल और फत्ता की मूर्तियां बनवाई थी। अब कुछ इतिहासकारों का मानना है कि हो सकता है कि उन्हें द्वारपाल बना के उनकी बेइज्जती करने के लिए ऐसा किया हो, या कुछ लोग ये मानते हैं कि उनकी बहादुरी से प्रसन्न होकर उसने ऐसा किया। तो दोनों ही केस में हमको देखने को मिलता है कि उनकी मूर्तियां जो है आगरा के किले के बाहर शुरू शुरू में लगवाई गई। तो चित्तौड़ पे कब्जा करने के बाद अगला जो राज्य था वो था मारवाड़, जिसकी राजधानी हुआ करती थी रणथंभौर। रणथंभौर पे ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी, 1 महीने के युद्ध में जो है कब्जा कर लिया गया था। तो हम देखते हैं कि 1568 से 1569 के बीच में ये युद्ध चले थे और राजपूताना जो है वो पूरी तरीके से मुगलों के काबू में आ गया था। इस पे कब्जा करने के बाद ही अकबर ने फतेहपुर नामक एक शहर बसाया था। इसका काम जो है इस युद्ध के बाद ही शुरू हुआ था। फतेहपुर मतलब विजयनगर, अगर हम कहना चाहें, फतेह मतलब विजय और पुर मतलब नगर। फतेहपुर सीकरी जो बाद में हम जिसको जानते हैं, आगरा में ये बनवाया गया था। इसके बाद जो मेन हमला हुआ वो था गुजरात के ऊपर। गुजरात जो था हम जानते हैं कि व्यापार के लिए बहुत जरूरी था, सारे जहाज वहीं से आते जाते थे अंतरराष्ट्रीय व्यापार के लिए। ऊपर से बहुत सारी नदियां गुजरात से होकर बहती हैं, तो बहुत उपजाऊ इलाका हुआ करता था। तो दोनों तरीकों से हम जानते हैं कि इसके ऊपर कब्जा करना बहुत जरूरी था। तो सबसे पहले अकबर ने वहां कब्जा किया और अपने भाई के हाथों वो दे के आया था, उसको गवर्नर बना के कि वो वहां पे कंट्रोल करे। लेकिन हम देखते हैं कि जैसे ही अकबर वहां से गया, तुरंत वहां पे विद्रोह हुए और मुगलों के शासन को हटा दिया गया। तो अकबर ने फिर एक हमला किया गुजरात के ऊपर, जो कि इतिहास के सबसे तेज तर्रार, सबसे फास्टेस्ट अटैक में से एक माना जाता है। कि आगरा से गुजरात तक जाने का जो रास्ता था उसे 6 हफ्ते में पूरा किया जाता था, लेकिन अकबर ने उसे 11 दिनों में ही उस रास्ते को पूरा कर लिया। ऐसा मानते हैं कि एक बहुत बड़ी सेना लेके वो निकला था, लेकिन 11-1200 सिपाही ही जो थे वो अकबर के साथ वहां पहुंच पाए थे, क्योंकि इतनी तेज गति से ये लोग गए थे कि सारे जो सैनिक थे वो उनके साथ समन्वय नहीं स्थापित कर पाए और पीछे छूट गए। तो इतना तेज जब हमला हुआ तो गुजरात के जो शासक थे उस समय वो भी चौंक गए, उनकी तैयारी पूरी नहीं हो पाई थी। फाइनली अकबर ने गुजरात को हरा के और उसे मुगल साम्राज्य में मिला लिया। इसी जीत के उपलक्ष्य में अकबर ने बुलंद दरवाजा जो है फतेहपुर सीकरी में बनवाया था। उसके बाद हम देखते हैं कि नॉर्थ का जो पार्ट है, वेस्ट का जो पार्ट है, वो अकबर के कंट्रोल में आ गया। लेकिन उस समय बंगाल, बिहार और उसके आसपास के जो इलाके हैं वो अभी भी अफगान शासकों के अंडर में थे। यहां का शासक हुआ करता था दाऊद खान। तो एक लंबे संघर्ष के बाद दाऊद खान को हरा के फाइनली बंगाल पे अकबर ने कब्जा कर लिया। तो हम देखते हैं कि नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट जो है अकबर के कंट्रोल में आ गया। अब बात आती थी नॉर्थ वेस्ट की। हम जानते हैं कि अकबर के जो पूर्वज थे बाबर, वो आए थे सेंट्रल एशिया से, फरगना से, और काबुल, कांधार, उसके बाद अगर हम बात करें सिंध, ये सारे इलाके भी उनके कंट्रोल में हुआ करते थे। अकबर ने अपनी ये जिम्मेदारी समझी कि उन इलाकों पे वापस कब्जा किया जाए, उन्हें फिर से अपने साम्राज्य में मिलाया जाए। तो इसके लिए अकबर जो है वो खुद लाहौर चला गया। लाहौर के किले में उसने अपना राज्य स्थापित किया। करीब 12 सालों तक अकबर वहीं उसी इलाके में रहा। इस दौरान उसने कहां कहां कब्जा किया? सबसे पहला कश्मीर पे, फिर सिंध पे, उसके बाद हम देखते हैं तो गिलगिट बाल्टिस्तान का इलाका है जो बाल्टिस्तान पे कब्जा किया, लद्दाख पे कब्जा किया, उसके बाद काबुल और कांधार पे भी कब्जा करके तब अकबर वहां से वापस अपने राजधानी में आया। यानी एक बहुत लंबा कैंपेन था। कश्मीर, बाल्टिस्तान और तिब्बत,
ये हम देखते हैं कि कुछ इलाके जो लद्दाख और बाल्टिस्तान थे, इनको तिब्बत खुर्द तिब्बत बुजुर्ग कहा जाता था, तिब्बत के इलाके थे, वहां तक इसने अपना साम्राज्य फैलाया। उसके बाद सिंध नदी और उससे जुड़ा व्यापार बहुत जरूरी था, तो सिंध पे कब्जा करना था। फिर काबुल जो है, ये इनके अधिकार में बहुत पहले से हुआ करता था, तो उस पर कब्जा करना बहुत जरूरी था। हम देखते हैं कि काबुल पे कब्जा करने के बाद अकबर ने अपनी बहन को वहां का शासन दे दिया था कि हम देखते हैं कि रजिया के बाद हम पहली बार एक ऐसा इंसिडेंट देखते हैं जब किसी फीमेल को दिया गया था किसी बड़े इलाके का कंट्रोल। उसके बाद कांधार और काबुल का जो इलाका था, ये हमेशा युद्ध होता था इसके लिए पर्शिया और इंडिया के बीच में, यानी जो ईरान का शासक था और जो भारत के मुगल शासक थे, इनके बीच में हमेशा इन दोनों इलाकों के लिए युद्ध होता था। तो उस समय चूंकि मुगल पावर बहुत स्ट्रांग थी, तो काबुल और कांधार दोनों के दोनों अकबर के अंडर आ गए थे। उसके बाद अकबर ने रुख किया दक्षिण की तरफ, जिसे हम दक्कन कहते हैं। तो सबसे पहले उसने बरार पे कब्जा किया और खानदेश पे। खानदेश के बाद अहमदनगर आया। अहमदनगर हम जानते हैं चांद बीबी के लिए। तो जैसे रानी दुर्गावती थी, एक रीजेंट के तौर पे रूल करती थी, वैसे ही चांद बीबी अहमदनगर पे एक रीजेंट के रूप में रूल करती थी। काफी लंबा संघर्ष चला। उसके बाद फाइनली चांद बीबी ने आत्महत्या कर ली और अहमदनगर पे मुगलों का कब्जा हो गया। यहाँ पे एक किला हुआ करता था असीरगढ़ का। असीरगढ़ को दक्कन की चाबी कहा जाता था, मतलब यहाँ पे कब्जा किए बिना आप दक्कन पे कब्जा नहीं कर सकते। तो असीरगढ़ का किला जब कब्जा किया गया, यही वो आखिरी अभियान था जिसमें अकबर ने हिस्सा लिया, यानी आखिरी युद्ध अगर पूछा जाए कौन सा था, तो वो होगा असीरगढ़ का युद्ध। तो ऐसा माना जाता है कि असीरगढ़ पे कब्जा करना बहुत मुश्किल था, तो अकबर ने कुछ ऐसे तरीके अपनाए, जैसे बहुत सारे अंदर के लोगों को रिश्वत देना या फिर सीक्रेट्स पता कर लेना, ये सारी चीजें भी अकबर ने इस्तेमाल की थी। कुछ जगहों पे ऐसा लिखने को मिलता है कि अकबर ने असीरगढ़ का किला जो था वो सोने की चाबी से खोला था, यानी कि युद्ध का इस्तेमाल करने से ज्यादा लोगों से सीक्रेट निकलवाना, उनको अपनी तरफ मिलाना, रिश्वत देना, ये सारी चीजें भी उसने यूज की थी। और फाइनली असीरगढ़ पे जब कब्जा कर लिया, ये आखिरी वो अभियान था जिसमें अकबर ने हिस्सा लिया। अब हम देखते हैं अकबर के समय के कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स। तो सबसे पहले बात आती है मनसबदारी सिस्टम की। तो मनसबदारी सिस्टम जो है वो सेंट्रल एशिया में सबसे पहले यूज किया गया था। हम जानते हैं कि चंगेज खान की सेना ने सबसे पहले इसे इस्तेमाल करना शुरू किया। डेसिमल सिस्टम का यूज किया गया था, मतलब अधिकारियों या सेना को 10-10 के पार्ट में डिवाइड किया जाता था, 10 से लेकर 10,000 तक। जो 10,000 का शासक होता था उसे ही खान कहा जाता था। तो अकबर ने इसे रिफाइन करना शुरू किया। मनसबदारी में मनसब का मतलब होता था रैंक। तो मनसब हम देखते हैं 10 से लेकर 7,000 10,000 तक भी जाता है। तो मनसबदारी का मतलब ये होता था कि राज्य में काम करने वाले हर अधिकारी कर्मचारी की एक रैंक होती थी, जो उसके मनसब से बताई जा सकती थी। यानी अगर किसी का मनसब 10 है, किसी का 10,000 है, तो हम जान सकते हैं कि 10 वाला बहुत छोटे लेवल का कर्मचारी होगा, 10,000 वाला बहुत बड़ा लेवल का होगा। इसके अलावा हम देखते हैं कि बाद में इसमें दो वर्ड्स और जोड़े गए, जिन्हें हम कहते हैं जात और सवार। जात का मतलब होता है पर्सनल रैंक। सवार का मतलब होता था कि किसी भी अधिकारी या कर्मचारी को कितने सैनिक अपने साथ रखने पड़ते थे। यानी जो पूरा मुगल मिलिट्री सिस्टम था, जो उनका सैन्य सिस्टम था, वो मनसबदारी सिस्टम पे ही टिका हुआ था। जैसा हम देखते हैं पहले भी इक्तेदारी से हमें देखने को मिलता है। तो जात और सवार जो शब्द है, ये बाद में 1594-95 के आसपास जोड़े गए। इससे हमें ये पता चलता था कि किसकी कितनी रैंक है और किसे कितनी बड़ी आर्मी के ट्रूप्स को अपने पास रखना है। तो जितने जात और सवार वाले थे, उनको जो पेमेंट होता था, कुछ लोगों को नकदी में किया जाता था, जो बहुत छोटे सवार या जात वाले होते थे। जो बहुत बड़े बड़े होते थे उन्हें जागीर दी जाती। उसके अलावा अकबर ने दाग सिस्टम को कंटिन्यू किया। दाग सिस्टम मतलब जो सेना में जानवर इस्तेमाल हुआ करते थे, उन्हें दागा जाता था किसी ना किसी निशान से, ताकि उनकी जगह दूसरे दर्जे के जानवरों को सेना में शामिल ना किया जा सके।
या सेना से बढ़िया जानवरों को चुरा के कहीं बेचा ना जा सके, उनकी पहचान के लिए उनके ऊपर दाग लगाया जाता था। लोहे का एक वो दाग होता था जिसे गर्म करके उन पे टच कराया जाता था, जिससे उनके ऊपर एक सिंबल बन जाता था। उसके अलावा चेहरा सिस्टम हम देखते हैं कि दाग और चेहरा ये अलाउद्दीन खिलजी के समय से चलता चल रहा था। तो दाग और चेहरा सिस्टम अकबर ने भी कंटिन्यू किया। चेहरा में हर सिपाही का एक हुलिया लिखा जाता था ताकि उसकी जगह कोई किसी और को अपनी सेना में ना भेज दे। तो इसका फायदा क्या हुआ, सबसे पहले हम देखते हैं। इट क्रिएटेड अ लॉयल सेंट्रलाइज्ड ब्यूरोक्रेसी एंड प्रिवेंटेड द राइज ऑफ पावरफुल फ्यूडल लॉर्ड्स। तो जो मनसबदारी सिस्टम था वो हेरेडिटरी नहीं था, यानी किसी एक के परिवार का सदस्य बाद में उसके मनसब को नहीं पा सकता था। मनसब में जो है ट्रांसफर भी किए जाते थे, जागीर में आपको एक जगह से दूसरी जगह भेजा जा सकता था। यानी जो जागीर या इख्ता आपको दी जाती थी उस पर आपका पूरा कंट्रोल नहीं था, उसे बस आपको संभालने के लिए दिया जाता था। तो इससे क्या फायदा हुआ कि किसी की पावर इतनी स्ट्रांग नहीं हुई कि वो खुद मुगल सल्तनत को चैलेंज कर सके। उसके अलावा जो ब्यूरोक्रेसी क्रिएट हुई, बहुत ही स्ट्रांग ब्यूरोक्रेसी थी। इसके कुछ लिमिटेशंस भी हैं कि हम देखते हैं कि बाद के समय में किसी को भी मनसब बांटा जाने लगा। औरंगजेब के समय हम देखते हैं कि इतना ज्यादा मनसब हो गया कि जागीर बांटने के लिए जमीन कम पड़ने लगी। तो जो सरकार की खुद की जमीन होती थी, जिसे खालसा भूमि कहते थे, उसके हिस्से भी लोगों को देने पड़े थे। तो ये हमें देखने को मिलती है लिमिटेशन। अब अकबर के समय की कुछ खास बातों देखते हैं कि रिलीजियस पॉलिसी क्या थी। तो सबसे पहला आता है वर्ड सुलह कुल। कुल का मतलब होता है परिवार, यानी इसके माध्यम से अकबर ये कहना चाहता था कि उसके साम्राज्य में जितने लोग हैं वो उसके परिवार की तरह हैं और उनके बीच में वो सुलह यानी शांति क्रिएट करना चाहता है। सुलह कुल का ये मतलब था कि जितने भी लोग हैं वो एक समान है, एक बराबर है, राज्य की नजर में कोई ऊंचा नीचा नहीं। अब ये कैसे किया गया? सबसे पहला, जजिया का जो टैक्स था वो हटा दिया गया, जो कि नॉन मुस्लिम्स के ऊपर लगता था। उसके अलावा हम देखते हैं जकात या जिसे पिलग्रिमेज टैक्स कहते थे वो हटा दिया गया। फिर इबादत खाने का निर्माण, फतेहपुर सीकरी में इबादत खाना बनाया गया था। इबादत खाना वो जगह थी जहां अलग अलग धर्म के धर्माचार्य आते थे, उनके बीच में शास्त्रार्थ होते थे, डिस्कशन होते थे। तो इसके माध्यम से अकबर जो है वो सीखता था कि अलग अलग धर्म क्या बात सिखाते हैं, इसकी क्या बात अपनानी चाहिए, क्या नहीं अपनानी चाहिए। तो शुरू शुरू में जब इबादत खाना बनाया गया था तो वहां सिर्फ मुस्लिम धर्म के अलग अलग संप्रदाय से लोग आते थे, लेकिन बाद में धीरे धीरे हिंदू, जैन, बुद्ध, यहाँ तक कि हम देखते हैं कि पारसियों को भी बुलाया गया और ईसाइयों को भी बुलाया गया। सबके धर्मों का सार क्या निकलता है ये जानने का बहुत ही अच्छा तरीका था। लेकिन हम देखते हैं कि इबादत खाने में धीरे धीरे लोगों के बीच में झगड़े बढ़ते गए। अपने धर्म को दूसरे से ऊंचा रखने में लोग झगड़ा करने से भी नहीं कतराते थे। तो फाइनली अकबर ने इबादत खाने को बंद करा दिया। दीन इलाही, दीन इलाही एक धर्म था जो अकबर के द्वारा चलाया गया था, जिसका मतलब होता है डिवाइन फेथ, मतलब जो दैवीकृत हो। तो अकबर हम जानते हैं कि एक सुन्नी मुसलमान था। शुरू शुरू में उसने उसका पालन भी बहुत कठोरता से किया। 5 बार नमाज पढ़ना, यात्रा पे जाना, या फिर व्रत रखना, ये सारी चीजें वो करता था। लेकिन धीरे धीरे इबादत खाने की वजह से हो या बाकी हिंदुओं के प्रभाव से हो या बहुत सारे जैन भी उसके उसमें हुआ करते थे, राज्य में हुआ करते थे, उसकी कोर्ट में हुआ करते थे, उनके प्रभाव से जो भी हो, तो अकबर ने एक नया धर्म चलाया जिसे उसने नाम दिया दीन इलाही। दीन इलाही में सबसे बड़ा जो रूलर था वो अकबर को ही माना जाता था। जो भी इस धर्म को स्वीकार करता था वो जाता था अकबर के पास, अकबर के सामने सिर झुकाता था, उसके पैर के पास की जमीन को चूमता था। अकबर उसे उठा के अपने गले से लगाता, एक मंत्र देता अल्लाह अकबर, जिसे लोगों को दोहराना रहता था। तो ये एक धर्म उसने चलाया था, लेकिन बहुत ज्यादा लोगों ने इसे स्वीकार नहीं किया। हिंदुओं में जिस राजा ने स्वीकार किया था उनका नाम था राजा बीरबल। उसके अलावा सप्ताह के कुछ दिनों जानवरों को मारना भी मना हो गया था। फिर हिंदुओं को बहुत बड़े बड़े पद दिए गए थे, जैसे कि राजा टोडरमल। राजा टोडरमल जो लैंड रेवेन्यू सिस्टम के सबसे बड़े अधिकारी हुआ करते थे। ये ही एक ऐसे अधिकारी थे जो वजीर के पोस्ट तक पहुंचे थे। वजीर यानी जो प्रधानमंत्री कहा जाता है, ये इकलौते हिंदू अधिकारी थे जो इस पोस्ट तक पहुंचे थे। उसके अलावा मान सिंह, मान सिंह को बहुत मेजर बैटल्स में कमांडर बना के भेजा गया था। बीरबल की बात आती है, बीरबल सबसे बड़े सलाहकार में से एक थे।
मानसिंह, टोडरमल और बीरबल जो थे, ये अकबर के 9 रत्नों में से भी हुआ करते थे। लैंड रिवेन्यू सिस्टम की बात करें तो राजा टोडरमल का नाम आता है। राजा टोडरमल अकबर के शासन काल से पहले शेरशाह सूरी के अंडर भी एडमिनिस्ट्रेशन का काम देखते थे, लैंड रिवेन्यू का काम देखते थे। तो इन्हें काफी एक्सपीरियंस था लैंड रिवेन्यू के मामले में। तो फाइनली अकबर ने राजा टोडरमल को सबसे पहले गुजरात का गवर्नर बनाया था। उसके बाद जब उसका वजीर माना गया तो राजा टोडरमल को इसने अपना वजीर बनाया और जो लैंड रिवेन्यू सिस्टम था उसको रिफाइन करने का काम राजा टोडरमल को दिया गया। तो उन्होंने जो सिस्टम अपनाया उसका नाम था जाब्ती सिस्टम। जाब्ती सिस्टम में ऐसा होता था कि जमीन को सच में नापा जाता था। उसके पहले क्या होता था, जो सिस्टम चलते थे उसमें पुराने रिकॉर्ड से ये देख लिया जाता था कि कहां से कितना आमदनी हो सकती है, उस हिसाब से रिवेन्यू फिक्स कर दिया जाता था। लेकिन जाब्ती में सच में जमीन को नापा गया। जमीन की 4 कैटेगरीज डिवाइड की गई, पोलर, परती, छाछर, बंजर। यानी वो जमीन जो साल भर फसल उगा सकती है, वो जो साल में एक बार या 2 बार ही उगा सकती है, वो जो 1-2 साल के लिए छोड़नी पड़ती है, और बंजर यानी जिसको 3-4-5 साल तक के लिए छोड़ना पड़ता है, तब जाके उसमें कहीं से फसल आती है। तो जमीन के फर्टिलिटी के हिसाब से उनको डिवाइड करना, ये सारी चीजें जाब्ती सिस्टम की खासियत थी। उसके अलावा हम देखते हैं कि बहुत सारे रिवेन्यू सिस्टम ऐसा हुआ करते थे जिनमें फसलों की जो कीमत थी वो डिसाइड की जाती थी कि कैपिटल में क्या उनकी कीमत है। तो हम जानते हैं कि शहरों में हमेशा चीजें महंगी होती है गांव के हिसाब से। यानी जो ओरिजिनल दाम किसानों को मिलता था और जो कैपिटल में या जो राजधानी में दाम मिलता था, उनके बीच में बहुत बड़ा गैप होता था। तो अपनी असल उपज से, असल आय से ज्यादा जो है टैक्स वो किसानों को देना पड़ता था। तो जाब्ती सिस्टम की एक और खास बात थी कि कहां पे कौन सा लोकल प्राइस है, लोकल प्राइस के हिसाब से लोकल टैक्स वहां पे फिक्स किया जाता था। उसके अलावा अलग अलग राज्यों में, अलग अलग सूबों में जो एक तरीके की जमीनें थी, जैसा कि हमने 4 कैटेगरी अभी बताई, उनके हिसाब से उनको अलग अलग ग्रुप में रखा जाता था। हर ग्रुप से जो है टैक्स वो अलग अलग लिया जाता था। उसके बाद हम देखते हैं दहसाला सिस्टम। ये जाब्ती को ही थोड़ा इंप्रूव किया गया था। दहसाला सिस्टम के अंदर हम देखते हैं कि 10 साल में, पिछले 10 साल में जो कलेक्शन हुआ था उसका एवरेज निकाल के और उसको जो है रिवेन्यू फिक्स किया गया था, जिसका 1/3 जो है वो सरकार या जो बादशाह हैं उनके पास टैक्स के रूप में भेजा जाता था। इसके अलावा पटवारियों का उल्लेख मिलता है जो रिकॉर्ड्स को मेंटेन करते थे। तो हम देखते हैं कि मुगल साम्राज्य ऐसा पहला साम्राज्य था जो बहुत सारे रिकॉर्ड्स रखता था। कागजी सरकार भी इसे कहा जाता है क्योंकि कागजों पे इसका बहुत सारा काम होता था। तो सबसे अच्छी बात थी जाब्ती और दहसाला सिस्टम की, ये लोकल प्राइसेस के हिसाब से था। अगर कोई आपदा आती है प्राकृतिक तो उस समय टैक्स कलेक्ट करना मना था, सरकार के पास से लोगों को जो है वो मदद दी जाती थी। आर्ट, लिटरेचर और कल्चर की बात होगी।